पहले प्रिंटेड बुक्स चाइना में बनी थी, जहां पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज 6th सेंचुरी से हो रहा था। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हम लोग हमारा बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि क्या आपने आसपास कभी कुछ प्रिंटिंग जैसा कुछ देखा? क्या आप कोई प्रिंटेड मटेरियल यूज करते हैं? अगर आपके हाथों में आज प्रिंटेड बुक्स हैं तो वो उसके साथ कोई एक बहुत पुरानी हिस्ट्री साथ में लेके आती है। आज हम लोग बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल यूज करते हैं, प्रिंटेड मीडिया यूज करते हैं, इनफैक्ट हम डिजिटल मीडिया यूज करते हैं। लेकिन जब भी आपने किसी कॉपी में कुछ लिखा होगा, किसी नोटबुक में आपने कुछ लिखा होगा, या किसी डिजिटल मीडिया पे आपने कुछ चीजें देखी होंगी जो आपने प्रिंट की होगी, इन सब चीजों का एक बहुत पुराना इतिहास है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस तरह से प्रिंटिंग का इन्वेंशन होता है, किस तरह से इस प्रिंटिंग का इम्पैक्ट पूरे एरियाज में पड़ता है, अलग अलग रीजन्स पे पड़ता है, अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पड़ता है, और किस तरह से ये प्रिंटिंग एक रेवोल्यूशन बनता है, एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में मदद की, मॉडर्न सोसाइटी के बनने में मदद की और नए नए रिफॉर्म लाने में मदद की। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। सो ओरिजिन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी बोला मैंने कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो कब स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई? चाइना में स्टार्ट हुई, और इसका ओरिजिन हम चाइना में ही पाते हैं। ठीक है, तो चाइना इज द अर्लीस्ट प्रिंटिंग सेंटर। ठीक है, चाइना क्या है? एक अर्लीस्ट प्रिंटिंग सेंटर है। यहाँ पे ही मतलब एक आइडिया जो है, द वेरी फर्स्ट आइडिया जो होता है प्रिंटिंग का, वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। चाइना इज रिगार्डेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जन्म जहां हुआ प्रिंटिंग का, वो चाइना। बिफोर प्रिंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड बाय हैंड, व्हिच वाज टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन। अब क्या होता है ना कि प्रिंटिंग, पहले टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, पहले अपन ऐसे नहीं करते थे ना कि कुछ भी अपन ने डाउनलोड किया और उसको प्रिंटर से प्रिंट करवा दिया, राइट? और जो मास प्रिंटिंग होती है, न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग होती है, पहले ऐसी टेक्नोलॉजीज तो थी नहीं, राइट? तो उस वक्त क्या होता था? उस वक्त मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब कोई भी ऐसे पत्ते, कोई ऐसे जो वेलम बोलते हैं उसको, ठीक है, एक वेलम होता है और एक लीव्स होती हैं, पाम लीव्स होती हैं, या अदर कोई लीव्स होती है, यहाँ पे भोजपत्र भी बोला जाता है, राइट? तो ऐसे कुछ लीव्स होते हैं जिसपे ऐसे कार्व करके, या किसी स्टोन पे, कोई स्टोन है उस पे कार्व करके इंस्क्रिप्शन बना के लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब किसी छाल पे, किसी एनिमल के जो स्किन का है उस पे, या किसी लीव्स पे लिखना, किसी भी इंक से लिखना या किसी भी खुरेद के लिखना। ठीक है, तो पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते थे? ऐसे लीव्स या वुडन ब्लॉक्स पे या किसी ना किसी चीज पे लिखा गया हुआ सामान होता था, जो कि पेरिशेबल होता था, कभी ना कभी वो खराब हो सकता था, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पहले लिखे जाते थे, और उसको प्रिंटिंग का रूप कैसे दे सकते हैं हम? चाइना में प्रिंटिंग कैसे होती थी? इसमें क्या होता था कि जो ये चीजें लिखी गई हैं पुराने जमाने की, ठीक है, मतलब इस मिडिवल से भी पुराना, ठीक है, एंशिएंट से भी थोड़ा पुराना, ठीक है, तो उस चीज को ये लोग क्या करते थे? बैठ के कॉपी करते थे नए पेपर्स पे, नए पेपर्स एक्चुअली नए पत्तों पे। ठीक है, तो जब हमें किसी भी टेक्स्ट को क्या कह सकते हैं, हमें किसी टेक्स्ट को रिकवर करना होगा अगर, तो हम लोग क्या करते थे? इस टेक्स्ट को कॉपी करके इस टेक्स्ट पे रखते थे, जिससे ये टेक्स्ट वापस से रिन्यू हो जाता था, जिससे ये टेक्स्ट वापस से रिकवर हो जाता था। फिर वही आगे जब ये थोड़ा सा पेरिश होने लगता था, ये वाला टेक्स्ट जब थोड़ा खराब होने लगता था, तब इसे हम वापस से किस पे करते थे? दूसरे लीव्स पे या दूसरे वुडन ब्लॉक्स पे इसको कार्व आउट कर लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से पहले द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड बाय हैंड। एक्चुअली एक स्क्राइब्स रखे जाते थे बहुत सारे, जैसे राज दरबार होता था या कोई नॉर्मल प्लेस है, तो वहां पे स्क्राइब्स रखे जा रहे हैं जो कि जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको मैन्युअली कॉपी करना है। ठीक है, और उसको वही कॉपी कर करके संजो के अच्छे से रख दिया जाता था। फिर आगे जब वो पेरिश होने लगते थे, वापस से उस सारे टेक्स्ट को कॉपी किया जाता था।
जितने भी हमारे पास होली टेक्स्ट पड़े हुए हैं, जितने भी वो हैं, वो सारे टेक्स्ट को कॉपी कर करके, ट्रांसलेट कर करके अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको स्टोर करके रखा जाता था, ताकि ये सारे टेक्स्ट हमारे पास बने रहे, हमारे पास हिस्ट्री बनी रहे। ठीक है, तो ये ऐसा पहले हुआ करता था। लेकिन ये चीज जो थी वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थी। टाइम कंज्यूम कैसे? अब आप एक पूरे जो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर रहे हो, फिर उसको स्टोर कर रहे हो, फिर आगे जाने के लिए, आगे वाली जनरेशन को समझाने के लिए आपको वापस से उस टेक्स्ट को रिकवर करना पड़ रहा है, तो वो बहुत बहुत ज्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो सबसे पहला था वो टाइम कंज्यूमिंग था। दूसरा, बहुत ज्यादा एरर प्रोन था। अब देखो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप भी कभी कोई चीज कॉपी करते हो, फॉर एग्जांपल यू आर कॉपिंग फ्रॉम बोर्ड इन योर स्कूल, राइट, और यू आर कॉपिंग फ्रॉम योर peers notebook, okay, then there is always a possibility, there is always a chance that you copy the wrong thing, right? आपने क्या सोचा कि इसने ऐसा लिखा होगा, इसका मतलब यही होगा, यही लिख लेते हैं। बिटवीन नहीं है, बिटवीन कुछ और वर्ड लिखा उसने, तुमने बिटवीन लिख लिया, राइट? तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कोई वर्ड है जो गलत कॉपी हो जाते हैं, जो इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कॉपी कर लेता है, राइट? एंड दैट क्रिएट्स अ एरर। ठीक है, दिस इज वाई आप कोई मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सम ए पर्सन इज कॉपिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट, ही इज अ स्क्राइब एंड ही इज कॉपिंग सम मैन्यूस्क्रिप्ट, राइट? एंड ही बाय अ चांस he didn't understand what is written in that particular sentence, so he pre-assumed that it is this letter or this meaning, okay, so उसने उसको कॉपी कर लिया। now अब आने वाली जनरेशन भी उसी चीज को कॉपी करेगी, तो क्या ये एक गलत इम्पैक्ट जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट का, अंत तक पहुंचते पहुंचते मैसेज क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? तो दिस इज एरर प्रोन एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो चाइना ने इस चीज को समझ लिया कि ये जो चीज है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट का जो कॉपी करने वाला सिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह का मटेरियल क्रिएट करना चाहिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी चाहिए, इस तरह की टेक्निक लानी चाहिए, जिससे हमारा एरर कम हो जाए और हमारा टाइम भी एफिशिएंट हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो बाय 6th century CE the Chinese began experimenting with ways to reproduce text faster। ठीक है, तो अब जब उन लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और एरर वाला काम है, ये हमें इस तरह का कुछ इन्वेंट करना चाहिए, हमें इस तरह की कोई टेक्निक लानी चाहिए जिससे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इन लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल वेज, मल्टीपल टेक्निक्स का इन्वेंशन किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किए, जिसकी वजह से इनको काफी हेल्प हुई। ठीक है, देखते हैं बहुत सारी चीजों में क्या किया उन्होंने। सबसे पहली चीज, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रोसेस। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया शानदार तरीका निकाला। क्या तरीका था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अब हाउ दिस वुड ब्लॉक सिस्टम वर्क, लेट अस अंडरस्टैंड। ना क्या हो रहा है, टेक्स्ट वाज रिटन विथ इंक ऑन थिन शीट ऑफ पेपर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हो रहा है, एक पेपर पे टेक्स्ट लिखा जा रहा है। ठीक है, और वो पेपर कैसा है, थिन शीट है। ठीक है, पतली शीट्स है और उस पे लिखा जा रहा है। Then paper was pasted onto the some wooden block। अब इसको किसी wooden block पे पेस्ट कर दिया गया। ठीक है, पेस्ट कर दिया। Now skilled craftsmen carved out the text on the reverse of the wood। अब क्या है in the reverse, क्या हो रहा है, ये देखो इस तरह का कुछ कर रहे हैं। जब लकड़ी होती है ना, तो लकड़ी पे इन लोग ने वो उसको प्रिंट कर दिया जो टेक्स्ट है। ठीक है, और प्रिंट एक्चुअली पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद जो टेक्स्ट है उस एरिया को छोड़ के सारी चीजों को डिग कर दिया, मतलब जितना पूरा वुडन ब्लॉक है उसमें जो लेटर्स लिखे चिपके हुए हैं, जो हमें दिख रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसको उस लेटर की लाइनिंग्स को छोड़ के बाकी सारा एरिया कार्व कर देंगे। जैसे ये देखो, ये लेटर की लाइनिंग है, ये लेटर्स लिखे होंगे वो प्रिंटेड पेपर पे, वो पेपर पे चिपका के वुडन ब्लॉक पे चिपका के हमने जितने भी लेटर हैं उसको छोड़ के बाकी साइड के सारे हिस्सों को क्या कर दिया, कार्व आउट कर दिया, डिग करके इसे खुरेद के क्या किया, पूरा एरिया को क्लियर कर दिया। अब जो ऊपर उभरे हुए पैटर्न्स बचे जो कि दिख रहे हैं, विजिबल है। ठीक है, ये इसको क्या यूज किया जाता था, इंक डाल के उस पे छापने का काम किया जाता था। इससे क्या हुआ कि आपको यही लेटर को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि आप बहुत सारी कॉपीज बना सको। अब ऑफ कोर्स ये बहुत ही ऑब्वियस बात है ना कि सिर्फ एक कॉपी से तो काम चलेगा नहीं, राइट?
देयर आर मेनी पीपल हु वांट्स टू रीड दिस टेक्स्ट, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को कोई एक इंसान लेगा तो बाकी लोगों के पास तो बचेगा नहीं पढ़ने के लिए, राइट। सो इसको कॉपी कर करके बहुत सारा प्रिंटिंग मटेरियल बनाया गया, गेटिंग इट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो कार्व आउट किया गया, हमारे लेटर्स बन गए, ठीक है। वही टेक्स्ट को हमने एक वुडन ब्लॉक पे लाके कार्व आउट कर दिया। अब नाउ इंक वाज अप्लाइड टू द कार्व्ड वुड सरफेस, ठीक है। अब ये जो सरफेस है वही बताया मैंने, ये जो सरफेस है इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक लगा रहे हैं, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये बात है, जो उभरे हुए पैटर्न्स हैं, जो उभरे हुए पैटर्न्स है उन्हीं पे इंक लगेगी, अंदर वाले गड्ढों पे तो लगेगी नहीं इंक, ठीक है। तो अब उसको चिपका, वो स्टैम्प टाइप्स करने में आसानी होगी। दैट मीन्स जब हम एक बड़े पेपर के शीट लेंगे और उस पे इस वुड ब्लॉक को ऐसे स्टैम्प करेंगे तो वो सारे पैटर्न्स इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और हम इसको मल्टीपल कॉपीज बना पाएंगे, ठीक है। सो शीट्स ऑफ द पेपर वर प्रेस्ड ऑन द इंक सरफेस एंड देन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। दिस इज व्हाट, आपने वुड ब्लॉक का ये लेटर्स वाला बना लिया, ये चाइनीज वाले जो भी लेटर्स हैं, ठीक है, बना लिए, और फिर इसको दूसरे पेपर पे प्रेस किया जिसकी वजह से उसकी इंक इस पे आ गई और ये पूरा एक प्रिंटिंग मटेरियल बन गया, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी उस वक्त एक्सपेरिमेंट के थ्रू चाइना ने इंट्रोड्यूस की और इसको यूज करने के बाद प्रिंटिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा एफिशिएंसी आ गई, जहां पे टाइम कंज्यूमिंग वाला जो फैक्टर है उसको क्या कर लिया गया, बचाया गया, प्लस एरर का फैक्टर भी कुछ हद तक बचा लिया गया, गेटिंग इट नाउ। अब इस चीज का एडवांटेज क्या है, ये जो वुड ब्लॉक पेंटिंग हमने अभी समझा, वो पेंटिंग सॉरी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हमने जो समझा अभी, इसका एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज हो सकता है इसका, अलाउड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मास प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट हो रहा है। अब कैसे हो रहा है ये, अभी बताया मैंने कि अब एक वुडन ब्लॉक से अपन एक ही बार में कितनी सारी कॉपीज, एक बार इंक में डाला, एक प्रिंट हो गया, दूसरा इंक डाला, दूसरा पेपर प्रिंट हो गया। तो मास प्रोडक्शन ऑफ कॉपीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की, ठीक है। नाउ इंश्योर एक्यूरेसी, एरर वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई, एक्यूरेसी हम इंश्योर कर सकते हैं सिंस द सेम ब्लॉक वुड बी रीयूज्ड, है ना। अब ऐसा नहीं है ना कि हमको बार बार कॉपी करना पड़ रहा है, कभी हम स का र कर रहे हैं, र का स कर रहे हैं, अ का आ कर रहे हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्टली जो एक बार यहाँ पे कार्व हो चुका है वही बार बार प्रिंट होगा, तो एरर का तो सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, लेबर इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू कार्व ईच ब्लॉक। अब देखो, टाइम कंज्यूमिंग का एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि हम लिख के जो टाइम वेस्ट कर रहे थे वो नहीं करना है, लेकिन कार्व करने के लिए तो टाइम लगेगा ना। आप किसी वुडन ब्लॉक पे अगर पूरे डिजाइन के साथ उस पूरे लेटर्स को कार्व करना चाहते हो तो वहां तो टाइम लगेगा, राइट। तो वो टाइम कंज्यूमिंग फिर से वही हो रहा था और लेबर इंटेंसिव भी हो रहा था। मतलब पहले आप स्क्राइब्स को अपॉइंट कर रहे थे, ठीक है, स्क्राइब्स को अपॉइंट कर रहे हो। ये स्क्राइब कौन थे, जो कि कॉपी करते थे टेक्स्ट को, ठीक है, कॉपीड द टेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो स्क्राइब्स थे वो टेक्स्ट को कॉपी कर रहे थे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लेबर लग रहे थे। दूसरी बात, अब जब हम वुडन ब्लॉक पेंटिंग कर रहे हैं तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में भी तो आपको लेबर लग रहे हैं, ठीक है, जो कि कार्व आउट करेंगे इसको, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग तो दोनों ही हो रहा है, राइट। तो हमारे एक लिमिटेशन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की क्या थी कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये एक ईच ब्लॉक को, हर टेक्स्ट के लिए ईच ब्लॉक को आपको क्या करना है, कार्व आउट करना है। लार्ज ब्लॉक रिक्वायर्स मेनी ब्लॉक्स मेकिंग स्टोरेज डिफिकल्ट, ठीक है। आप सपोज करो हमारे पास 50 टेक्स्ट हैं, ठीक है, बस सपोज करो, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बस सपोज करो, जस्ट टेक इट एग्जांपल दैट देयर आर 50 टेक्स्ट, ओके। नाउ इस 50 टेक्स्ट के लिए हमको अलग अलग वुड ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, इतने सारे वुड ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इतने सारे वुड ब्लॉक्स बना तो ले चलो, ठीक है, लेकिन उसका स्टोरेज भी तो होना चाहिए, राइट। अगर इसका स्टोरेज फैसिलिटी भी हमको मेंटेन करनी पड़ेगी, प्लस दीज आर वुड्स, दीज आर ऑल्सो पेरिशेबल, राइट। तो हम इसको बहुत समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते, राइट।
या बहुत समय के लिए उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता था, स्टोर करना मुश्किल हो जाता था, ठीक है, प्लस कार्व आउट करने में टाइम लगता था। दैट मीन्स कि इसका एक लिमिटेशन ये भी है कि मेनी ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक्स हो जाया करते थे और प्लस स्टोरेज का प्रॉब्लम होता था। गेटिंग इट? तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज। नाउ अब पहली प्रिंटेड बुक्स की बात करें, पहली प्रिंटेड बुक कौन सी थी? डायमंड सूत्र, ठीक है। ये जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है बगल में, ये डायमंड सूत्र ही है, उसका एक पन्ना, ठीक है, डायमंड सूत्र, ठीक है। ये डायमंड सूत्र है। डायमंड सूत्र इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। 868 सीई में बनाया गया है। अर्लीस्ट सर्वाइविंग प्रिंटेड बुक है, सबसे अर्लीस्ट है, सबसे पुरानी सर्वाइविंग प्रिंटेड एंड द फर्स्ट प्रिंटेड बुक डायमंड सूत्र है, ठीक है। नाउ प्रिंटेड इन चाइना यूजिंग द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड, मतलब पहली प्रिंटेड बुक है प्लस पहली बार वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया था, वो वाला है ये। दूसरा क्या है? ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। देन ये सारे कुछ बहुत ही टेक्निकल फैक्ट्स हैं, इसको याद रखना पड़ेगा, इसको हम समझा नहीं सकते। ओके, सो याद रखना कि क्या है, कहाँ से ओरिजिन कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। अर्लीस्ट सर्वाइविंग प्रिंटेड बुक है, सबसे पहली ऐसी प्रिंटेड बुक जो पहली बार प्रिंट की गई थी और सर्वाइविंग है टिल द डेट, ठीक है। और ये कौन सी टेक्स्ट है, किससे इसका रिलेशन है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में जानते हैं। contained both text and illustrations showing the artistic excellence of Chinese craftsmen. टेक्स्ट तो ठीक है, आपने प्रिंट कर दिया टेक्स्ट, लेकिन इलस्ट्रेशंस भी हैं, मतलब कुछ पिक्चर्स हैं इसमें, कुछ डिजाइन्स हैं इसमें अलग अलग डिजाइन्स भी दिए गए, इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो ये क्या शो करता है? ये चाइना के एक्सेलेंस को शो करता है, चाइना के क्राफ्ट्समैन के एक्सेलेंस को शो करता है कि हाउ दे यूज्ड wood block to print the text also, as well as the illustration, as well as the pictures also. So they carved out the pictures also and then they printed the pictures on the paper. See how excellent these craftsmen are. Now mark the beginning of printed literature in the world. Okay, अब देखो कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं पे इतना कुछ बहुत ही excellent kind of thing हो रही है, बहुत ही amazing kind of thing हो रही है, तो then बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये वर्ल्ड में एक नई क्रांति लेके आएगा, एक नया तरीके की बिगनिंग, शुरुआत लेके आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ प्रिंटेड टेक्नोलॉजी इन ईस्ट एशिया, ठीक है। अब देखो अभी हमने लास्ट वाली लाइन पढ़ी कि चाइना ने जब ये चीज बनाई, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बनाई, तो इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे एक नई क्रांति लेके आया, ठीक है। सो चाइना में printing first spread among the scholars, monasteries and the imperial bureaucracy, ठीक है। तो ये जो प्रिंटिंग है, ये जो प्रिंटिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये सिस्टम पहले कहाँ स्प्रेड हुआ? चाइना में। सबसे पहले स्कॉलर्स के बीच में, जो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रहते थे, राइट, जो नई चीजों को एक्सप्लोर करने में ज्यादा रहते थे, ठीक है। तो जो जीवन की सच्चाई या जो भी सोसाइटी की स्ट्रक्चर, ये सबको पढ़ना पसंद करते थे, वो स्कॉलर्स के लिए, कोई भी स्कॉलर हो सकता है, रिलीजियस स्कॉलर हो सकता है, पॉलिटिकल स्कॉलर हो सकता है, किसी भी तरह का स्कॉलर हो सकता है, ठीक है। नाउ देन मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज कौन होती है? जैसे बुद्धिज्म से रिलेटेड ये टर्म है। मोनास्ट्रीज मतलब जैसे कोई रिलीजियस प्लेस, ठीक है, कोई विहार टाइप्स और रिलीजियस प्लेस जहाँ पे बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, बुद्धिज्म के आइडियाज को फॉलो करके वहाँ के पंडित लोग रहते हैं। वहाँ के पंडित नहीं बोल सकते, पर हाँ ठीक है, वहाँ के लोग, ठीक है, इस चीज को फॉलो करने वाले लोग। देन एज द इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी। अब इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी क्या है? जो भी चाइना के टॉप ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, चाइना की जो उस वक्त की टॉप ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो राजा के अंडर काम करते थे, जो भी डायनेस्टी चल रही है उसके अंडर चलने वाले लोग, ठीक है, उसके काम करने वाले लोग, ऑफिसर्स, ठीक है, बेसिकली ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये लोगों के पास प्रिंटिंग का पहला स्प्रेड आया, ठीक है, क्योंकि इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा काम होता है टेक्स्ट का। अब ये मोनास्ट्रियन लोगों को क्या काम रहेगा? टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट बनाने, उनको अपने जो मंत्र है, अपने जो धर्म है, अपने जो आइडियाज हैं, उसको प्रिंट करना है। स्कॉलर्स को क्या करना है? अलग अलग लैंग्वेजेस की टेक्स्ट तो पढ़नी है,
खुद की टेक्स्ट पढ़नी है और खुद के आइडियाज को भी लॉन्च करना है कि भाई हम सोसाइटी के बारे में ये समझते हैं, हम इकोनॉमी के बारे में ये समझते हैं, हमारे देश को ये करना चाहिए, राइट। तो ये स्कॉलर्स का है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई, खुद की स्टडीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको लिखना, ठीक है। इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी में क्या काम आएगा? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखना है, ठीक है, राज पार्ट के जो भी टैक्स होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, वो सब कुछ मेंटेन करना। तो वो एक मैन्युस्क्रिप्ट या पेपर में लिखते लिखते मल्टीपल कॉपीज बनाने में टाइम कंज्यूमिंग लगता था। तो अब सीधा प्रिंट करो, एक राजा को दे दो एक कॉपी, एक मंत्रियों को दे दो, एक खुद रख लो, राइट। तो ये बहुत ही ईज हो गया चीजों को, ठीक है। द चाइनीज स्टेट रिक्वायर्ड बुक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, कन्फ्यूशियन और सिविल सर्विस एग्जाम। अब क्या हो रहा है ना चाइना में, मतलब सिविल सर्विस का बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी कैसे सिलेक्ट होकर आ रही है, सिविल सर्विस है, ठीक है। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और सिविल सर्विस के कंफ्यूजन के लिए क्या होता था, ये यूज किया जाता था। ये टेक्स्ट, ये प्रिंटिंग मटेरियल, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की वजह से बुक्स प्रिंट होना शुरू हुई, जो मल्टीपल लेवल पे, मास लेवल पे लोगों को हेल्प करती थी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए, मैंने भी बताया यहाँ पे काम आ रहा है। फिर एजुकेशन पर्पस के लिए काम आ रहा है, ठीक है। स्कूल्स, तो मतलब जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग मेथड्स होती थी उसमें एक रिवोल्यूशन आया पढ़ाई को लेके, ठीक है। तो ये चीज जगह पे इम्पोर्टेंट है, और ये चीज ये मतलब प्रिंटिंग जो है वो चाइना में इस तरह से हेल्प कर रही है, ठीक है। अब इसका फैलारा होता है जापान और कोरिया तक, ठीक है। बाय 8th century बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन जापान बिगन यूजिंग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फॉर रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है वही बुद्धिस्ट लोगों का जो मंदिर है, ठीक है, बुद्धिस्ट लोगों की जो एरिया है पूजा पाठ करने की या शांति, मेडिटेशन जो भी करना है, वो सारी चीजों को, रिलीजियस प्लेस जो बुद्धिस्ट की है, वहां पे रिलीजियस टेक्स्ट लिखने के लिए जापान में 8th century में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया जाने लगा, ठीक है। इन कोरिया एक्सपेरिमेंट विथ मेटल मूवेबल टाइप्स स्टार्टेड बाय 13th century प्रीडेटिंग गुटेनबर्ग्स प्रेस इन यूरोप, ठीक है। अब गुटेनबर्ग्स का अपन आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले गुटेनबर्ग्स ने ही स्टार्ट किया था प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में फर्स्ट टाइम, तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी उससे पहले मेटल मूवेबल टाइप्स, ठीक है, इस तरह का कोई प्रिंटिंग मटेरियल कोरिया में ऑलरेडी इन्वेंट कर दिया गया था, जिसकी वजह से प्रिंटिंग और फास्ट हो गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जापान का मैंने बता दिया, बुद्धिस्ट। देन कोरिया में क्या हुआ, एक नया मेटल मूवेबल टाइप का कुछ प्रिंटिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि गुटेनबर्ग से थोड़ा सा पहले था, ठीक है। नाउ रोल ऑफ पेपर इन प्रिंटिंग डेवलपमेंट। अब देखो पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे प्रिंटिंग को। ऑफ कोर्स प्रिंट हम कहाँ पे करेंगे, पेपर पे करेंगे, ठीक है। तो पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हो जाता है जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं। इन्वेंशन ऑफ पेपर इन चाइना में प्रिंटिंग का भी इन्वेंशन हो रहा है, और वहीं पे पेपर का भी इन्वेंशन हो रहा है, ठीक है। इन्वेंटेड अराउंड 105 CE बाय काई लून इन द हान डायनेस्टी, ठीक है। ये इन्होंने इन्वेंट किया 105। जो थिन शीट्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो पेपर ट्रेडिशनली बनाए गए पेपर हैं, वो प्रॉपर उस तरह के पेपर नहीं है जो कि यूजुअली बनाए जाते थे, ठीक है। तो वो अलग पेपर, ये अलग पेपर। पेपर रिप्लेस कॉस्टली मटेरियल्स लाइक सिल्क, बैम्बूज और पार्चमेंट्स। अब बताया पहले कि सिल्क के कपड़ों पे प्रिंट किया जाएगा। कोई राज संदेश याद है, अगर होता था तो ऐसे रोल किया जाता था, तो वो कपड़े जैसा होता था कुछ, उस पे लिखा जाता था, ठीक है। तो वो पार्चमेंट्स और वो क्या बोलते हैं बैम्बूज, ठीक है, इन सब के बजाय क्या किया जाता था, उसको रिप्लेस किया गया किससे, पेपर से। नाउ एडवांटेज ऑफ पेपर का एडवांटेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, काइलून हान डायनेस्टी के द्वारा इन्वेंट किया गया है 105 CE में, ठीक है, चाइना में। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी दो चीजें इन्वेंट हो रही है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का फर्स्ट मेथड, फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो कि चाइना में हो रही है। दूसरा हमारा ये पेपर भी इंट्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है, चाइना में हो रहा है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पेपर। अब पेपर का एडवांटेज क्या है, ऑफ कोर्स बहुत एडवांटेज है। आज तुम लोग ऐसे लिख के फाड़ के फेंक देते हो, राइट, तब पेपर की क्या वैल्यू थी, आज पेपर की क्या वैल्यू है। एडवांटेज ऑफ पेपर क्या है, चीप एंड इजी, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को, अगर सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, या हम ही लोगों को, किसी को भी
किसी वेलम पे लिखना पड़ता, ठीक है, या किसी लीव्स के उस पे लिखना पड़ता, ठीक है, या पार्चमेंट्स पे लिखना पड़ता, या ये बैम्बूस के सिल्क के कपड़ों उन पे लिखना पड़ता। तो बिल्कुल आइडिया लगा सकते हो सभी लोग कि कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कितना ज़्यादा एरनियस, कितना ज़्यादा इनएफिशिएंट चीज़ें होने लगती, ठीक है। आपके पास जो आज नोट, आप छोटे से इतने से नोट पैड आता है, इतने से नोट पैड से लेके इतनी बड़ी बड़ी बुक्स A4 साइज, फिर बहुत बड़ी बड़ी प्रिंटेड बहुत सारे पेपर्स आते हैं, राइट। हमारे पास छोटी सी कॉपी से लेके बहुत बड़ी कॉपी है, राइट, नोटबुक्स है हमारे पास, राइट, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर यही आपको सिल्क के कपड़ों पे लिखना होता, राइट, पार्चमेंट्स पे लिखना होता, तो क्या आपके पास इतना स्टोरेज हो पाता? क्या आप हर चीज को रिवाइज कर पाते? क्या आप हर जगह नोट कर पाते? जो आज कहीं पे भी स्टिकी नोट लगा दिया और चिपका दिया, क्या हो पाता? नहीं ना। तो ये उस वक्त की बात कर रहे हैं हम, जहां पे पेपर चीप उस वक्त भी हो रहे हैं, लेकिन किस लिए? पुराने मेथड्स के हिसाब से हम नए पेपर्स पे जब आते हैं तो वो चीप हो रहे हैं। लेकिन वो जो पेपर्स उस वक्त बनते थे वो भी आज के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग थे। आज हम छोटे से स्टिकी नोट्स पे ऐसे चिपका देते हैं, लेकिन उस वक्त वो पेपर बहुत भारी, बहुत मोटे, बड़े बड़े बनाए जाते थे, ठीक है। तो उस वक्त के हिसाब से बस ये एक नॉलेज थी, एक्स्ट्रा नॉलेज दी मैंने। तो एडवांटेज ऑफ पेपर क्या है? चीप है, इजी है, ठीक है, बहुत इजीली प्रोड्यूस हो जाते थे, बहुत चीप होते थे एज कंपेयर टू दीज मटेरियल्स, ठीक है। दीज मटेरियल्स आर कंपैरेटिवली more time consuming to even make and more time consuming to even write on that, and also उसका storage और उसको maintain करना, ठीक है। Lightweight making books easier to store and carry facilitated wider circulation of knowledge, ठीक है। अब क्या है, एक तो लाइट वेट है, अब आप बम्बू के पार्चमेंट्स और ये सब कहाँ कहाँ लेके चलते हैं, ठीक है। कपड़ों का अगर लाइन है आपके पास तो कितने सारे कपड़े उठा के लेके चलते हैं पढ़ने के लिए, राइट, नहीं ना। आज नोटबुक क्या है, अपन इजीली कैरी कर लेते हैं। वैसे ही ये जो लाइट वेट पेपर्स बनाए गए, ये क्या हो गए, इजीली कैरी कर सकते थे हम, कहीं पे भी आराम से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और वाइडर एप्लीकेशन है इसका, मतलब हम लार्ज लेवल पे लोगों को ये प्रिंटेड बुक्स, ये नोटबुक्स ये बांट सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी नॉलेज को बांट सकते हैं, राइट। तो जो भी हम लोग आज यूज करते हैं, बहुत इजीली कैरी कर लेते हैं, जो नोटबुक्स हम आज पढ़ते हैं, जो हम लोग अपने आइडियाज को एक नोटबुक में लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं, बायोग्राफीज लिखते हैं, फिक्शनल बुक्स लिखते हैं, नॉन फिक्शनल बुक्स लिखते हैं, राइट। तो ये सब क्या है, एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर नॉलेज है, एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर आइडिया है, राइट। तो ये सारे आइडियाज का वाइडर सर्कुलेशन होता है कैसे, जब हम चीप पेपर्स और इजी स्टोरेज वाले बुक्स को, नोटबुक्स को लेके प्रिंट करते हैं, ठीक है। सो पेपर का एडवांटेज बहुत ही क्लियर है, गेटिंग इट। नाउ कल्चर एंड एजुकेशनल इम्पैक्ट। अब इनका इम्पैक्ट कल्चर और एजुकेशन पे कैसे पड़ रहा है? ये जो प्रिंटिंग नॉलेज है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है और पेपर का इन्वेंशन है, ये सारे हमारे कल्चर को और एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? लेट अस अंडरस्टैंड। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। सबसे पहली बात है कि अगर हमने कोई नॉलेज गेन की है तो हमने उसको नोटबुक में लिख लिया है, ठीक है, और वो नोटबुक जो है, वो पेपर जो है, वो अब एंशिएंट टाइम से मिडिवल से मॉडर्न टाइम तक के लिए, हमेशा के लिए हो गया, राइट। सो ये प्रिजर्वेशन हो गया, मतलब हमने संभाल के रख लिया, राइट। रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर वाइडली कॉपीड एंड प्रिजर्व्ड, है ना। अब कोई भी हमारे पास जो टेक्स्ट, हमारे पास जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है या जो भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, जो हम बोलते हैं कि ब्रिटिश इस वक्त आए, या जो भी एंशिएंट टेक्स्ट है, जो बुद्धिस्ट के मैन्युस्क्रिप्ट है, त्रिपिटका वगैरह, जो भी जितने भी टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो ये सारे टेक्स्ट कैसे पता चले कि ये लोग एग्जिस्टिंग हैं? जस्ट बिकॉज वो लोग को उन सारे टेक्स्ट, सॉरी वो लोग नहीं, वो सारे टेक्स्ट को क्या किया गया है, प्रिजर्व करके रखा गया, राइट। नाउ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। प्रिंटेड बुक्स ने एजुकेशन को फैलाया, ठीक है। अगर कोई लिमिटेड एरिया में लोग एजुकेशन ले रहे थे तो उन प्रिंटेड बुक्स की वजह से अब वो लार्ज एरिया को कवर कर रहा है, एजुकेशन फैला रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये चीज? सो प्रिंटेड बुक्स ग्रेजुअली रीच लार्जर ऑडियंस बियॉन्ड मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स, ठीक है। एक्चुअली पहले लोगों को क्यों बोला जाता था कि यार ये तो मॉन्क है,
ये तो गुरु हैं हमारे, ये तो स्कॉलर्स हैं, यही पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट का, जो नॉलेज का एक्सेस था वो बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, ठीक है। तो टेक्स्ट जो थे, जो एंशिएंट टेक्स्ट थे, जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, वो भी इन्हीं लोगों के पास हुआ करते थे, नॉर्मल जनता के पास हुआ नहीं करते थे। और नॉर्मल जनता भी सुनती भी थी तो जितना सुनती थी उतना ही रिवाइव करके रखती थी, और ज्यादा उनके दिमाग में नहीं रह पाता था, ठीक है। तो नॉलेज का जो होल्डिंग थी वो कुछ ही लोगों के पास थी, लेकिन प्रिंटेड बुक के आने की वजह से इन सारे जो बुक्स रिलीजियस आइडियाज थे, ये सारे रिलीजियस आइडियाज, ये सारे जो भी पॉलिटिकल आइडियाज हैं, ये जो भी जितने भी एजुकेशनल आइडियाज हैं, ये सारे आइडियाज लार्ज ऑडियंस तक फैलने लगी, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी इन ईस्ट एशिया। अब देखो, प्रिंटेड बुक फैल रहा है, ठीक है, प्रिंटेड बुक के आने से आइडियाज फैल रहे हैं, नॉलेज फैल रहा है, रिलीजियस टेक्स्ट की नॉलेज फैल रही है, ठीक है, एक्सपैंड कर रही है, दूसरे दूसरे रीजन तक पहुंच रही है, लार्ज ऑडियंस तक पहुंच रही है। तो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस दैट ग्रोथ ऑफ लिटरेसी वहां देखी जाएगी। दैट मीन्स लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होने लगेंगे, एबल टू रीड, एबल टू राइट होंगे, राइट, क्योंकि प्रिंटेड बुक्स के द्वारा वाइडर सर्कुलेशन हो रहा है। गेटिंग इट नाउ? एडमिनिस्ट्रेटिव यूज। अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूज हो रहा है, कल्चरल हो गया, एजुकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज कैसे हो रहा है? Chinese government used printed text for laws, records and Confucian classics to train officials। ठीक है, वही लॉज और रिकॉर्ड्स रखने के लिए कितना क्या लॉज हम बना रहे हैं, ये लॉज के तहत क्या हो रहा है, वो लॉ के तहत क्या हो रहा है। देन उसके बाद रिकॉर्ड्स क्या है कि आज यहाँ पे क्या हुआ, वो वहाँ पे क्या हुआ, राइट। सो ये सारे रिकॉर्ड्स को रखना है, ठीक है, कौन से लॉ पास किए गए, कब पास किए गए, कौन ने किस इंसान ने लॉ को वायलेट किया है, ठीक है। ओके, एक्सपेंडिचर, टैक्स, रेवेन्यू, इन सब का डेटा सब रखना, ठीक है। और फिर सिविल सर्विस के लिए या क्लासिक्स वगैरह के लिए क्या क्या ट्रेनिंग है कि कौन कौन अपॉइंटेड है, उन सब का डेटा लिखना, ठीक है। तो ये सारे ऑफिशियल्स का डेटा लिखना, ये सारी चीजों के लिए प्रिंटेड मटेरियल का यूज किया जाने लगा, ठीक है, प्रिंटिंग का यूज किया जाने लगा। ओके, तो अच्छा इम्पैक्ट था। नाउ ट्रांजिशन टूवर्ड्स मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। अब क्या हुआ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था एक जगह स्टिक, ठीक है, कि आप इधर प्लांट बनाओ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का, लोग इधर ऐसे करेंगे और बनाएंगे, अपना वुड ब्लॉक्स बनाएंगे, फिर यहीं पे प्रिंटिंग करेंगे, यहीं पे वो वुड ब्लॉक्स को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, स्टोरेज हो जाएगा। गेटिंग इट? लेकिन अब क्या थी, अब क्रांति थी हमें कि मूवेबल प्रिंटिंग ब्लॉक्स या मूवेबल प्रिंटिंग सिस्टम हमें बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बना? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज, बट बाय द 11th century चाइनीज आर्टिसन इन्वेंटेड मूवेबल क्ले टाइप, ठीक है। अब मूवेबल क्ले टाइप मतलब क्या? इस तरह का कुछ जो कि इजीली मूवेबल हो, इजीली स्टोरेज हो सके, ठीक है। अब क्ले का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। लेटर कोरिया मेटल मूवेबल टाइप वाज डेवलप्ड इन 13th century। पहले क्ले टाइप का यूज किया गया, देन उसके बाद मेटल मूवेबल मेटल्स को यूज किया गया बनाने के लिए, देन उसके बाद हाउएवर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग रिमेन्ड पॉपुलर ड्यूरिंग फेमिलियरिटी एंड लो कॉस्ट अंटिल यूरोप इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। अब चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बना, ठीक है, लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है वो क्या हो रहा है, क्ले और मेटल दोनों से ही कंपैरेटिवली लो कॉस्ट का है, ठीक है। मेटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल खरीदना पड़ेगा, ठीक है, मेटल बनाने का प्रोसेस एकदम अलग है। लेकिन वुड क्या है, अपन को डायरेक्टली फॉरेस्ट से मिलता है, उसको काटो, उस पर कार्व करो और प्रिंट कर दो, ठीक है। सो दीज थिंग्स वर कंपैरेटिवली more costlier than the wood block, so many people only preferred wood block, but till only then when the printing press was introduced in Europe, ठीक है। so ये देखो, ये इस तरह का कुछ प्रिंट है, इस तरह का चीज है, जो ये जो पेंटिंग देख रहे हो ये इलस्ट्रेशन है, इसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू बनाया गया है। तो ये सारी तरीके की चीजें बनाई जाती थी, इस तरह के पेंटिंग्स जो कि दर्शाते हैं कि लाइफस्टाइल क्या काम करती हैं, औरतें क्या कर रही थी। एक लाइफस्टाइल पेंटिंग है कि हाउ पीपल आर वर्किंग डेली चोर्स क्या है उनके, और देखो कोई कुछ बना रही है, ये कुछ सामान लेके आ रही है, झाड़ू पोछा भी हो रहा है, वो उधर सेविंग कप से चाय पी रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही
सेविंग नहीं, ये कब से कुछ तो चाय पी के नज़ारा देख रहे हैं, ठीक है, और ये लोग कुछ कर रही हैं अपना, ये अपना सामान ला रही है, कुछ सामान उठा के ये पोछा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मतलब एक लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइल का क्या है, एक पोर्ट्रे किया गया है कि हाउ डेली लाइफस्टाइल वर्क, ठीक है। तो इस तरह के इलस्ट्रेशन बनाना ये बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा और इलस्ट्रेटिव थिंग्स था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आया। जब हम देखते हैं कि एशिया में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एक नया टेक्नोलॉजी की तरह इंट्रोड्यूस हुआ था, वहीं पे हम दूसरी जगह ये देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस जब यूरोप में आया, एशिया से जब यूरोप तक इसका ट्रैवल होता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पे बदलने लगती हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर इसे और डिटेल में पढ़ना हो तो फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें।